Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to this new session of yours. Here today we will discuss the major types of essays. अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा मौजू मज़ामीन की इक़साम के मज़मून होते कितनी तरह के हैं, कितनी किस्म के मज़ामीन से हमारा साबका पड़ता है, या हम कितनी किस्म के मज़ामीन जो हैं वो लिखते हैं। ये हमारा मेजर पोर्शन पहले आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके बाकी जो इक़साम हैं वो हम अगले सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। Introduction to the topic. An essay is a short academic composition. The word essay is derived from a French word essayer or essayer, which means to try or to attempt. In composition, however, an essay is a piece of writing that discusses a specific topic. Each subject has specific requirements for the essays to be written. Some subjects need longer essays, while others need shorter ones, such as a 5-paragraph essay. In composition, the start is made from a 5-paragraph essay. बेटे इस हिस्से में इंट्रोडक्शन के तौर पर मज़मून क्या होता है वो हमें एक तरह से रिकैपिचुलेशन के तौर पर, एक रिवीजन के तौर पर दोबारा बताया गया है कि ये भी एक मुख्तसर सी तालीमी कॉम्पोजिशन है, तहरीर है जो हम कंपोज करते हैं। जैसे म्यूज़िक कंपोज किया जाता है, सिम्फनीज़ होती हैं, उसके तारों पौध इकट्ठे करते हैं, बिल्कुल इसी सूरत में एक मज़मून जो है वो उसे कंपोज किया जाता है, तहरीर किया जाता है। ये लफ्ज़ जो है वो ऐसे फ्रेंच लफ्ज़ है, बुनियाद उसकी जो इसकी ओरिजिन है एसेयर या एसे से निकला है और जिसके मानी कोशिश करने के हैं। लेकिन कॉम्पोजिशन में ये एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो एक मखसूस मौजू को ज़ेर बहस लाता है। तो ये बेटे इसकी बुनियादी जो है वो बात है कि मज़मून होता क्या है। Dear students, from the structural point of view, essays can be divided into 2 categories. The first one is called the formal essay. This is known as impersonal essay, as the name shows. The content here is informal and scientific in nature. The writer uses the aesthetic approach in language and style. बेटे मज़ामीन को स्ट्रक्चर के एतबार से, साख्त के एतबार से 2 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से को हम फॉर्मल ऐसे कहते हैं, पहले हिस्से को, दूसरे हिस्से को जो है वो इनफॉर्मल ऐसे कहा जाता है। तो ये जो फॉर्मल ऐसेज होते हैं ये बेहद टेक्निकल किस्म के होते हैं। इनमें जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी ऑफिशियस किस्म की होती है, दफ्तरी किस्म की ज़ुबान यूज़ की जाती है। टोन और लहजा जो है इंतहाई इम्पर्सनल, गैर ज़ाती होता है, गैर शख्सी होता है, गैर जज्बाती होता है। वो मालूमाती मज़ामीन होते हैं ये अमूमी तौर पर, और साइंसी नोयत के सिस्टमेटिक किस्म के होते हैं। तो जो हमारा इनफॉर्मल है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो ऐसे होता है। द सेकंड काइंड ऑफ ऐसे इज़ कॉल्ड द इनफॉर्मल ऐसे. It is called familiar or personal essay as well. It expresses personal experiences or observations on human nature or life. Its purpose is to entertain rather than to inform. बेटे ये जो इनफॉर्मल मज़मून होता है ये अमूमन हमारी ज़ात के तजर्बात, हमारे जो ज़ाती तजर्बात हैं उन पर मबनी हुआ करता है। हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को इसमें एलेबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसी वजह से इसका जो लबो लहजा होता है वो बेहद जो है वो ढीला ढाला सा, आम सा होता है और बड़ा फ्रैंक किस्म की ज़ुबान यूज़ की जाती है, क्योंकि यहाँ जो है वो एंटरटेनमेंट के नुक्ता नज़र से ये मज़मून लिखा जाता है बजाय मालूमात देने के या फैक्चुअल हदायत देने के। तो ये गोया जो है वो हल्का फुल्का मज़मून आप इसको कह सकते हैं जो हमारी ज़ाती मालूमात, ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी होता है। जैसे कि आप अभी
पिछले सेशन में आपने एक मजमून की जो है वो एक मिसाल पढ़ी जिसमें वो लिखने वाला जो है वो गैर मुल्क में तालीम हासिल करने गया है, तो वो अपना ज़ाती, उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ एन इनफॉर्मल काइंड ऑफ ऐसे। तो बेटे ये स्ट्रक्चर के अतबार से हम इसको गोया एक मजमून को या मज़ामीन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम फॉर्मल एसेज कहते हैं, दूसरे पोर्शन को हम, दूसरी कैटेगरी को हम इनफॉर्मल एसेज कहते हैं। Dear students, now onwards we will discuss the types and kinds of essays in detail from the content and thought point of view. बेटे अगले हिस्सों में हम जो आइंदा आने वाले हिस्से हैं हमारे आज के सेशन के, उसमें हम जो इसकी 4 मेजर इकसाम हैं मज़ामीन की, उनको देखेंगे। ये बेटे थॉट कंटेंट के लिहाज से इकसाम हैं, अब स्ट्रक्चर के एतबार से नहीं हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल गुफ्तगू भी साथ साथ चलती जाएगी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। Essentially, there are 4 major types of essays with the variations making up the remainder. बुनियादी तौर पर, मरकज़ी तौर पर सिर्फ 4 ही किस्में हैं मज़ामीन की, लेकिन ये देखें वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर से ये मज़ीद यानी 4 किस्मों में हमने तकसीम किया है। लेकिन इसके अंदर से जो है मुख्तलिफ मज़ीद और ब्रांचेस जो हैं वो बनती हैं, मज़ामीन की किस्में बाहर निकलती हैं। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टाइप्स ऑफ एसेज इज़ सिंपली ए मैटर ऑफ डिटर्मिनिंग द राइटर्स गोल। जो मुसन्निफ़ के जो मकासद हैं उसके हिसाब से हम इन मज़ामीन को कैटेगराइज करते हैं। व्हाट डज द राइटर वांट टू टेल अबाउट अ पर्सनल एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब समथिंग, एक्सप्लेन एन इशू और कन्विंस द रीडर टू एक्सेप्ट ए सर्टन व्यू पॉइंट। तो ये मुख्तलिफ उसके मकासद हैं लिखने वाले के। देखें जैसे कि वो किसी ज़ाती तजर्बे के बारे में बताना चाहता है तो ये एक तरह का मजमून होगा, कोई चीज़ बयान करना चाहता है तो ये और तरह का मजमून होगा, एक्सप्लेन एन इशू और ए प्रॉब्लम तो ये एक और तरह का मजमून होगा। इसी तरह से वो हमें गुकायल करना चाहता है किसी मौजू पर अपने नुक्ता नज़र के बारे में तो ये एक और तरह का मजमून होगा। The 4 major types of essays address these purposes. तो लिखने वाले के जो मकासद हैं असल में वो तयन करेंगे इनकी कैटेगरीज़ का, इन टाइप्स का। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे जो मज़ामीन के मकासद हैं वो उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में इंसर्ट करते चले जाते हैं। Dear students, now we come to our first type of essays, that is the narrative essays, which are usually called telling a story. In a narrative essay, the writer tells a story about a real life experience. When writing a narrative essay, the writers should try to involve the reader by making the story as vivid and interesting as possible. The fact that narrates essays or the narrative essays are usually written in the first person pronoun, helping to engage the reader. I. Sentences give readers a feeling of being a part of the essay. Feeling for the writer, that is. A well-crafted narrative essay will also build towards drawing a conclusion or making a personal statement as well. A narrative essay is a narration, like a short story, you may say. It is, however, different from a short story in it that it is written in an essay format. A narrative uses tools such as flashbacks, flash forwards, and transitions that often build to a climax. A narrative is usually arranged chronologically. तो बेटे एक नरेटिव ऐसे की जो बुनियादी खसूसियात हैं वो यहाँ बयान की गई हैं। ये एन इम्तहानी मटेरियल है सारा, जो आपको याद भी करना है बेटे। पहले ही मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि दिस इज़ एकेडमिक मटेरियल, तो आपको ये ना सिर्फ पढ़ना है मेरे साथ साथ बल्कि इसे अब इम्तहानी नुक्ता नज़र से आपको याद भी करना है प्लीज़। तो एक नरेटिव ऐसे जो है उसमें राइटर जो है वो कोई कहानी बयान करता है। ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी का भी कोई वाक़या भी हो सकता है। अमूमी तौर पर ये जो हमारे नरेटिव ऐसेज होते हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखे जाते हैं और बायोग्राफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं। और जैसे आपने इंटरमीडिएट में जो है वो बहुत से वो जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक थी उसमें आपने वो बहुत से मज़ामीन
इस तरह के जो है वो पढ़े हैं। जैसे एंड ऑफ टर्म था, वो खालिस्तान जो है वो एक नरेटिव ऐसे है। इसी तरह से वो बैंक वाला जो आपने पढ़ा था, ह्यूमरस किस्म का आर्टिकल, जिसमें वो मुसन्निफ जो है बैंक में जाता है और उसको किस तरह की जो है वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो ये बेटे इस तरह के जो मज़ामीन होते हैं जिसमें आई इन्वॉल्व होता है, उनको हम नरेटिव एसेस कहते हैं। जो इसकी बुनियादी खसूसियात हैं उनके यहाँ हिंट्स दिए गए हैं कि ये एक शार्ट स्टोरी ही की मानद होता है, लेकिन शार्ट स्टोरी से इस लिहाज से मुख्तलिफ होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक मजमून का सा होता है। अगरचे इसमें वो फ्लैश बैक्स वाले जो हैं वो माजी का कोई वाक़या बयान करना, या फ्लैश फॉरवर्ड्स फ्यूचर का कोई वाक़या बयान करना, या ट्रांजिशंस जो हैं उसी तरह से जो है वो होती हैं जैसे एक शार्ट स्टोरी में होती हैं। क्लाइमैक्स भी होता है, ड्रामाई सूरत हाल भी होती है, एंटी क्लाइमैक्स भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये जो है ये सारा नरेटिव जो होता है बेटे, इसे तारीख़ के एतबार से क्रोनोलॉजिकली तरतीब से सीक्वेंस के साथ जो है वो लिखने वाला जो है वो तरतीब देता है, ताकि दिलचस्पी बनी रहे पढ़ने वाले की एक कहानी की शक्ल में। तो गोया अ नरेटिव ऐसे टेल्स द स्टोरी ऑफ द राइटर्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम द लाइफ itself. Dear students, in this portion the narrative essays have been elaborated further. बेटे यहाँ मज़ीद जो है वो नरेटिव ऐसे की खूबियों को मज़ीद जो है वो पेश किया गया है। A narrative essay gives an account of happenings making use of all the story elements. देखिए जो कहानी के अज्जा होते हैं इसीलिए इसको टेलिंग स्टोरी कहते हैं। इस तरह के मजमून को कहानी के तमाम अज्जा जैसे कि एक बिगनिंग, मिडल और एंडिंग जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है इस तरह के मजमून में। जैसे आपको पता है कहानी जो है उसका एक आगाज़ होता है, फिर उसके दरमियान वाक़यात होते हैं, फिर उसकी एक एंडिंग होती है। जैसे कहानी में एक प्लॉट जो है वो आपको दिखाई देता है, बाकायदा करैक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है बाकायदा, और क्लाइमैक्स होता है एक ड्रामे की तरह से। यहाँ भी जो है वो इस मजमून के अंदर भी ये सारे अज्जा जो हैं वो पाए जाते हैं। ऑल पुट टुगेदर टू कंप्लीट द स्टोरी, ये तमाम हिस्से जो हैं बड़े खूबसूरती से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है बेटे कि एक नरेटिव ऐसे हैज़ गॉट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए स्टोरी, वेल बिल्ड स्टोरी। नरेटिव ऐसेज आर यूजुअली ऑफ टू काइंड्स। नरेटिव ऐसेज की मज़ीद आगे जो हैं वो दो किस्में हैं। एक को हम सिंपल नरेटिव ऐसे कहते हैं, दूसरा कंपाउंड नरेटिव ऐसे होता है। ये भी थॉट कंटेंट के लिहाज से हैं और दोनों आसान हैं। व्हेन देयर इज़ ओनली ए सिंगल सेट ऑफ इवेंट्स, जब कोई सिर्फ एक ही वाक़या बयान किया गया हो तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ ए सिंपल नरेटिव ऐसे। द नरेटिव इज़ देन कॉल्ड अ सिंपल नरेटिव ऐसे। व्हेन देयर आर मोर देन वन सेट ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व्ड, जब बेटे एक से ज़्यादा वाक़यात बयान किए जा रहे हों किसी मजमून में, तो तब हम कहेंगे कि ये भाई एक कंपाउंड नरेटिव ऐसे है। द फोकस ऑफ ए नरेटिव ऐसे इज़ द प्लॉट और द थीम दैट होल्ड्स द सेट ऑफ हैपनिंग्स टुगेदर लाइक अ स्ट्रिंग। तो यहाँ जो मरकज़ी ख्याल है जिसे हम थीम कहते हैं वो इस मजमून में बेहद अहम किरदार अदा करता है, चूँकि ये तमाम वाक़यात को एक धागे में, एक धारे में परोए रखता है। इट इज़ यूजुअली रिटन क्रोनोलॉजिकली, इसे तारीख़ी एतबार से जो है वो सीक्वेंस के लिहाज से लिखा जाता है। इट हैज़ ए डेफिनेटिव पर्पज़, इसका एक ख़ास मकसद होता है। जैसे वो आपने एंड ऑफ टर्म पढ़ा कि वहाँ हमें जो है वो मुसन्नफ़ अपने ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात स्कूल लाइफ के उनको कैसे पेश करता है, उसे हम डेफिनेटिव पर्पसेस कहते हैं। गिविंग द डिटेल्स ऑफ एन अकाउंट एक्सीडेंट और ए जर्नी और राइटिंग अबाउट सम पर्सनैलिटी आर इट्स बेस्ट एग्जाम्पल्स। तो इस तरह के मज़ामीन की ये छोटी छोटी मिसालें हैं। जैसे आपने कोई बस एक्सीडेंट देखा तो आप उसकी तफसीलात लिखने बैठ गए तो एक कहानी तख्लीक पाई, या आपने कोई जर्नी टू अ हिल स्टेशन मरी गए आप, तो आपके साथ जो वाक़यात वहाँ जो आपने वहाँ एंजॉय किया वो सारा, इसको कहेंगे कि ये भी एक तरह से कोई टेलिंग स्टोरी है। या आपने किसी शख्सियत पर जब वो कोई मजमून लिखा तो दिस इज़ कॉल्ड अ नरेटिव ऐसे। जैसे देखें आप अल्लामा इकबाल पर मजमून लिखते हैं, कायद आज़म पर मजमून लिखते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड अ नरेटिव ऐसे। Dear students, the second kind of essay is the descriptive essay.
as we usually call it painting a picture. In the previous section, we noted that a narrative essay is storytelling. The writer of a narrative essay is a storyteller. कहानी लिखने वाला बन जाता है एक मजमून निगार जो है वो गोया एक कहानी लिखने वाला होता है नरेटिव ऐसे में, जबकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो हैं वो एक पेंटर की तरह से जो है वो जैसे पेंटर जो है वो अपना ब्रश लेकर कोई तस्वीर कशी करता है, मंज़र कशी करता है, ये गोया जो है यहाँ जो है किसी मंज़र को बयान करने का नाम जो है वो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं। ये अमूमन मुख्तलिफ मनाज़र को जो है वो खूबसूरती से उसकी डिटेल्स को हमारे सामने पेश करते हैं और ये जो है वो एक डिस्क्रिप्शन की तरह से होते हैं। ए कज़न ऑफ द नरेटिव ऐसे, देखें ये बड़ी खूबसूरती से हमें ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ। ए कज़न ऑफ द नरेटिव ऐसे यानी ये तकरीबन उससे मिलते जुलते ब्लड रिलेशनशिप इसका उसके साथ ही है। ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट्स ए पिक्चर विद वर्ड्स, तो लफ्ज़ों के साथ खूबसूरत तस्वीर कशी, जैसे एक पेंटर जो है वो खूबसूरत रंगों के साथ एक तस्वीर बनाता है, पेंट करता है, इसी तरह से एक लिखारी जो है मजमून निगार जो है वो खूबसूरत लफ्ज़ों से एक तस्वीर कशी जो है वो करता है, किसी मंज़र की, किसी वाक़े की भी हो सकती है। ए राइटर माइट डिस्क्राइब ए पर्सन, हाँ ये देखें आगे उसकी तशरीह है, ए प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवन मेमोरी ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो ये ओवरलैप करेगा कि मुसन्निफ़ ने जो है वो देखें लफ्ज़ों के इस्तेमाल से किसी शख्स की भी करदार नगारी की जा सकती है, उसकी करैक्टराइजेशन, किसी जगह की तफसील बताई जा सकती है, किसी चीज़ की, यहाँ तक कि कोई माजी की याद है तो उसको एलेबोरेट किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। However, this type of essay is not description for description's sake. महज बयान की खातर ये बयान नहीं है, ये स्पीच नहीं है। The descriptive essay strives to communicate a deeper meaning through the description. तो ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये अमूमन सिम्बोलिकल होती है और इसके ज़रिए जो है गहरे मानी जो है वो पढ़ने वाले तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। In a descriptive essay, the writer should show, not tell, through the use of colorful words and sensory details. देखिए ये बड़ी ख़ास बात है, ये इसकी ख़ास खूबी है जो इसे नरेटिव ऐसे से मुख्तलिफ करती है कि बेटे यहाँ जो है वो हमें अपने लफ्ज़ों की जादूगरी से मजमून निगार जो है वो कोई चीज़ दिखाता है, बताता नहीं है किसी चीज़ के बारे में। ये कलरफुल लफ्ज़ों की उसके पास जब वो कुंजी होती है, पूरा बॉक्स उसके पास होता है, तो वो लफ्ज़ों के हेर फेर से, लफ्ज़ों की खूबसूरती से जो है वो एक तस्वीर कशी हमारे सामने करता है और ये सेंसरी डिटेल्स जो हैं यही इसकी खूबसूरती हैं। द बेस्ट डिस्क्रिप्टिव एसेज अपील टू द रीडर्स इमोशंस विद द रिज़ल्ट दैट इज़ हाईली एवोकेटिव। तो ये जज्बात से खेलने का नाम है। आप किसी खूबसूरत मंज़र को खूबसूरत लफ्ज़ों के लबादे में लपेट कर जब बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसका असर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जो है वो मौसर तरीके से जो है हमारे दिलों को छूता है, एवोकेटिव होता है, प्रोवोकिंग होता है, परसुएसिव होता है। Dear students, the descriptive essays we have noted are just like painting a picture. In the previous section, we just noted another thing, that it is related to our sensory details. What is this sensory detail has been elaborated here in the first sentence of the discussion in this section. A descriptive essay describes something to make readers feel, smell, see, taste or hear. What is described? तो बेटे ये हमारे जो 5 हिस्से हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की हैं, जिसमें हम फील करते हैं, स्मेल करते हैं, सी करते हैं, टेस्ट करते हैं, हियर करते हैं। तो ये बेटे जो 5 हमारे हिस्सियात हैं जिन्हें हम सेंसरी डिटेल्स कहते हैं, तो ये जो एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है ये इसकी सबसे ख़ास खूबी ये है कि हमारी जो ये हिस्सियात हैं इनको ये टच करता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय सेंसरी डिटेल्स, ये फिर उसको वाज़े किया गया है, विच अपील टू द फिज़िकल सेंसेस एंड डिटेल्स दैट अपील टू अ रीडर्स इमोशनल, फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल सेंसिबिलिटीज़। तो ये चूँकि हमारे महसूसात
को टच करते हैं ये डिस्क्रिप्शन के ज़रिए से, ये ऐसे मज़ामीन। तो ये जो है वो अमूमी तौर पर हमारी जो जज्बाती, जिस्मानी और हमारी जो अक़ली एहसासात हैं उनको ये मूव ऑन करते हैं, मोटिवेट करते हैं और एक ख़ास तरह से जो है वो हमारी हिस्सियात को मुतहर्रक करते हैं ये मज़ामीन। अ डिस्क्रिप्शन इज़ यूजुअली अरेंज्ड स्पेशली बट कैन आल्सो बी क्रोनोलॉजिकल और एम्फेटिक। एक डिस्क्रिप्शन जो होती है अमूमी तौर पर जो है उसे हम स्पेस के एतबार से, स्पेशली स्पेस के एतबार से जो है, वक़्त के एतबार से जो है अरेंज करते हैं, उसको सीक्वेंस देते हैं। लेकिन ये भाई तारीख़ी एतबार से भी इसकी सीक्वेंस हो सकती है या ये ज़ोर देने के एतबार से, जिसे हम स्ट्रेसिंग कहते हैं, एम्फेटिक भी हो सकती है। द फोकस ऑफ ए डिस्क्रिप्शन इज़ द सीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मंज़र है वो असल में डिस्क्रिप्शन का जो है वो मरकज़ी नुक्ता होता है। को जो सीन है, जो मंज़र निगारी है, उसकी इस तरह से मंज़र निगारी की जाए कि वो चीज़ जो है वो हमें एक ज़िंदा लिविंग थिंग के तौर पर हमारी आंखों के सामने वो मंज़र घूमने लगे। डिस्क्रिप्शन यूजेस टूल्स सच एज डेनोटेटिव लैंग्वेज, connotative language, figurative language, metaphors and similes to arrive at a dominant impression. These are all called linguistic embellishments. बेटे लिखने वाला जो है मुख्तलिफ हथियार डिवाइसेस यूज़ करता है और ये सारे जो है ना बेटे ये वो डिवाइसेस हैं, ये डेनोटेटिव लैंग्वेज, ये अलामती ज़ुबान जिसे हम सिम्बोलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। कॉनोटेटिव लैंग्वेज भी वही होती है जिसमें मानी छुपे हुए हों, पोशीदा हिडन मीनिंग हों। ये फिगुरेटिव भी वही अलामती मानी को पेश करती है। फिर इसमें इस्तारे और हमारी जो सिमिलीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, तशबीह और इस्तारा का। तो ये कंपैरिजन्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसकी खूबियाँ होती हैं ज़बानदानी की। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेज व्हाट हैपेंड और व्हाट एन अदर ऑथर हैज़ discussed. It provides an account of the topic. Lyric essays are an important form of descriptive essays. The description is often concerned with the outward appearance of things, like essays about historical buildings. ये बड़ी आखिर पर बात जो है इसे कंक्लूड कर दिया गया है आपको समझाने के लिए। बहुत अच्छा ये बयान है। जैसे देखें आप वो मजमून एक रवायती सा याद किया करते थे, लिखता तो नहीं था कोई भी, रट्टा लगाया करते थे। वो ए विज़िट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, वो हम जाया नहीं करते थे। वो हम जी जहांगीर के मकबरे पर गए, तो वो जो मजमून है उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जो बयान करता है उसके मिनरेट्स की तफसील और वो बागात वहाँ ये वो, तो वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो ये बेटे हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। और आपने नोट किया कि ये भाई नरेटिव ऐसे से बेहद मुख्तलिफ चीज़ है। जैसे कि नरेटिव ऐसे में एक कहानी बयान की जाती है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव ऐसे में लफ्ज़ों की जादूगरी से, विद द मैजिक ऑफ वर्ड्स, अ राइटर पेंट्स द पिक्चर ऑफ ए सीन, ऑफ अ थिंग, ऑफ एन इवेंट, ऑफ अ पर्सन और समथिंग। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन टू the third kind of essay, that is expository essays, as it is also called the factual essay or just the facts. As the name of this type of essay suggests, it is an exposition. Expose किसी चीज़ को बेटे खोल कर बयान करना, ज़ाहिर कर देना, कोई राज अफशा कर देना। कह नहीं देते कि देखे भी उसकी रियल पर्सनैलिटी एक्सपोज हो गई है, ये उसे एक्सपोजिटरी ऐसे, किसी चीज़ को खोल कर बयान करने का नाम, कोई मालूमात देने का नाम, कोई फैक्ट्स बयान करने का नाम। द एक्सपोजिटरी एसेज इज़ एन इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक। तो ये एक मालूमाती किस्म की तहरीर है जो किसी मौजू की जो है वो एक मुतवाज़न तज्ज़िया जो है वो हमारे सामने रखती है। तो गोया इसे एक तज्ज़ियाती मजमून भी कह सकते हैं। इन एन एक्सपोजिटरी ऐसे द राइटर एक्सप्लेन्स और डिफाइंस अ टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ द डाटा एंड एग्जाम्पल्स।
देखिए ये बड़ा अच्छी तशरीह है और आपको समझ आ जाना चाहिए यहाँ से कि एक एक्सपोजिटरी ऐसे जो है वो क्या होता है, एक्सपोजिशन किसे कहते हैं। यहाँ एक राइटर जो है बेटे वो किसी चीज़ की तशरीह करता है, उसकी वजाहत करता है या उसको डिफ़ाइन करता है, उसकी तारीफ़ करता है, उसका बैकग्राउंड बनाता है, लेकिन ये सब कुछ वो हक़ाइक़ पर मबनी होता है, डाटा देता है, वो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करता है उस मौजू पर, फिर उसकी मिसालें तलाश करता है और फिर आपके सामने रखता है और उसको एनालाइज करता है इन सारी चीज़ों को। एक्सपोजिटरी राइटिंग encompasses a wide range of essay variations such as the comparison and contrast essays, the cause and effect essays and the how to और process essays, that is to say। तो बेटे आगे इसकी और मज़ीद कई किस्में हैं, इनको हम इसकी सब कैटेगरीज़ कहते हैं एक्सपोजिशन की, जिसमें देखें ये कवर करते हैं वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस। जैसे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे हैं कि एक मौजू के हमायत में और उसकी मुखालफत में कंपेयर करते हुए, कंट्रास्ट करते हुए जो है वो पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं, आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, तो आर्गूमेंटेटिव ऐसे भी होते हैं। तो इसी तरह काज एंड इफ़ेक्ट कि अगर यूँ होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा, ये वाले मज़ामीन होते हैं। इसी तरह से हाउ टू या कैसे किया जाए, जैसे कुकिंग की क्लासेस में नहीं होता है, आपको पता है, आप समझ रहे हैं, वो कुकिंग वाले जो हैं वो ये कैसे भाई ये रेसिपी कैसे तैयार करते हैं, इस तरह के मज़ामीन, या प्रोसेस ऐसे, या इस काम का प्रोसेस क्या होता है। मसलन कई दफ़े ऐसे आपको मज़ामीन किताब का पड़ता है जहाँ लिखने वाला जो है वो आपको साबुन की फैक्ट्री में लिए फिर रहा है, परफ्यूम की फैक्ट्री में लिए फिर रहा है कि ये साबुन कैसे बनता है, माचिस कैसे तैयार होती है। आजकल वैसे कुर्बानी के एतबार से जो है वो आप वो वीडियो देख रहे हैं नेट पर, जिसमें वो आपको वो बड़ा ही मशीनों के ज़रिए से गोश्त तैयार हो रहा है, तो वहाँ आपको ले जाते हैं कि वो मॉडर्नाइज्ड कसाब जो हैं वो कैसे मशीनों के ज़रिए आपको पीसेस में गोश्त घर पर सप्लाई करते हैं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, दे आर प्रोसेस एसेज। तो ये भी बेटे इसका एक्सपोजिशन का हिस्सा होते हैं, बिकॉज एक्सपोजिटरी एसेज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट पर्सनल फीलिंग्स। देखिए जैसे बेटे ये हमारा जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे था वो हमारी पर्सनल फीलिंग्स नरेशन में भी आती थी, डिस्क्रिप्शन में भी आती थी, यहाँ नहीं आएंगी। ये हक़ाइक़ पर मबनी सिर्फ जो है वो मज़मून होगा। राइटर्स डू नॉट रिवील देयर इमोशंस, ये इम्पर्सनल होते हैं, यहाँ राइटर अपने जज्बात को इन्वॉल्व नहीं होने देता। और राइट इन द फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन यानी आई में नहीं लिखे जाएंगे। ये हक़ाइक़ चूँकि जो हैं दे हैव टू बी एनालाइज्ड साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली। एन एक्सपोजिटरी ऐसे एक्सपोजेस थिंग्स, देखें अब उसको मज़ीद आपको समझाने के लिए इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है। एक्सपोजेस थिंग्स इन डिटेल, लिखारी जो है वो चीज़ों को खोल कर बयान करता है तफसील के साथ आपके सामने। टू मेक रीडर्स अंडरस्टैंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, बग़ैर किसी उलझाव के, ताकि पढ़ने वाले जो हैं वो बात को समझ जाएं। तो वो चीज़ों को, हक़ाइक़ को आर्गूमेंट्स की शक्ल में आपके सामने पेश करता है, गोया ये तफसीलात हैं हक़ाइक़ की। एक्सपोजिटरी ऐसे इज़ यूज्ड टू इन्फॉर्म, describe or explain a topic using important facts and teaching reader about the topic, mostly written in third person using it, he, she or they pronouns। तो ये जो बेटे मज़ामीन हैं ये हमें मालूमात देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं किसी टॉपिक को, लेकिन हक़ाइक़ लिए जाते हैं और रीडर को जो है वो उस मज़मून के बारे में, मौजू के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसीलिए ये जो हैं मज़ामीन जो हैं वो फर्स्ट पर्सन की बजाय थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में होते हैं, जैसे इट, दे वगैरह वगैरह जो हैं वो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोजिटरी essay has been further elaborated here in this portion. Expository essay uses formal language to discuss something or someone. Examples of expository essays are a medical or biological condition of a person, social or technological process of a thing, life or character of a famous person. Writing of expository essay often consists of following next steps.
organizing thoughts, that is called brainstorming, researching a topic, developing a thesis statement about the essay, writing the introductory paragraphs, writing the body of the essay, and then writing the conclusion. The word expository stems from expose, that is reveal, show, make obvious, clear. So an expository essay is a paper that explains something, makes it clear and vivid, and highlights its most important aspects so that readers get an immediate and correct understanding of the matter. So, unlike the majority of other essays, this type of paper does not include debating, persuading, or introducing personal views. It includes factual and descriptive information relying on reputable and objective sources. बेटे एक्सपोजिटरी ऐसे जो है इसकी ज़ुबान इंतहाई ऑफिशियल फॉर्मल किस्म की होती है, बनावटी किस्म की, क्योंकि ये जब ये किसी चीज़ को डिस्कस करता है तो फैक्ट्स पर बेस करता है ये मज़मून। इसकी अगर हम मिसालें देना चाहें तो कोई किसी की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर की तरफ से लिखी हुई या बायोलॉजिकल रिपोर्ट, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे हैं। इसी तरह कोई सोशल या टेक्नोलॉजिकल कोई प्रोसेस बयान कर रहे हैं आप, या लाइफ या करैक्टर स्केच किसी का बना रहे हैं, किसी फेमस पर्सनैलिटी का, तो ये जो है इसके वही स्टेप्स हैं जो एक आम ऐसे के स्टेप्स हैं। जैसे कि देखें, आप सबसे पहले जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं उस मौजू पर अपना दिमाग लड़ाते हैं, मेन पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स इसे कहते हैं। फिर आप उस मौजू पर रिसर्च करते हैं, मज़ीद हक़ाइक़ इकट्ठे करते हैं, डेवलपिंग ए थीसिस स्टेटमेंट। फिर जो है आप अपना मरकज़ी ख़्याल तख्लीक करते हैं कि अब मैंने इस मौजू पर क्या किस तरह से आगे बढ़ना है। राइटिंग द इंट्रोडक्शन, फिर आप अपने मज़मून की एक इंट्रोडक्शन तख्लीक करते हैं। फिर आप बॉडी पैराग्राफ्स बनाते हैं और फिर आखिर में कंक्लूजन जो है वो लिखते हैं। ये जैसे पहले ही हम ये ज़िक्र कर चुके हैं कि ये एक्सपोजिटरी का लफ्ज़ जो है एक्सपोज से निकला है, जिसके मानी दिखाने के, ज़ाहिर करने के, खोल कर बयान करने के, नुमाया करने के होते हैं। सो एन एक्सपोजिटरी ऐसे इज़ ए पेपर दैट एक्सप्लेन्स समथिंग, मेक्स इट क्लियर एंड हाईलाइट्स इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स so that readers get an immediate and correct understanding of the matter। ये अब इसकी खसूसियत है और मेजर खसूसियत है कि ये भी किसी चीज़ की वजाहत है, ऐसी वजाहत जो इसको बिल्कुल वाज़े कर दे मौजू को, हक़ाइक़ को, और पढ़ने वाला जो है उस पर फौरी जो है वो असर हो उन हक़ाइक़ का जो डाटा आप उसे फ़राहम कर रहे हैं। सो अनलाइक द मेजॉरिटी ऑफ अदर एसेज, दिस टाइप ऑफ पेपर डज नॉट इंक्लूड डिबेट्स, परसुएडिंग और इंट्रोड्यूसिंग पर्सनल व्यूज़। यहाँ ज़ाती ख़यालात को शामिल नहीं किया जाता, ना ही डिबेट्स होती हैं, बल्कि फ़ैक्ट टू फैक्ट बात होती है। इसीलिए इसे फैक्चुअल डिटेल वाला पैराग्राफ मज़मून कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव व्यू के साथ इसे लिखा जाता है, तहरीर किया जाता है। Dear students, in this section further clarification of this type of essay, that is an exposition essay, has been presented here. An expository essay is a type of written discourse that serves the purpose of explaining, describing or providing information to the reader। ये बात हम पहले भी पिछले हिस्से में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक तरह की ऐसी तहरीर है जो एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है या मालूमात फराहम करती है पढ़ने वाले को, और ये एक तरह का जो है वो रिटन डिस्कोर्स है, बातचीत है, बहस है, तहरीरी। Expository essays can also be accurately termed the information और informative essays। देखें, इनका दूसरा नाम जो है वो मालूमाती मज़ामीन भी होता है। तो expose means to uncover और lay something bare, ये मीनिंग के एतबार से पीछे हम इसकी डिटेल ज़रा यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में उसको दोबारा से एलेबोरेट किया गया है। एक्सपोज का मतलब होता है अनकवर करना या किसी चीज़ को खोल कर बयान करना, या कोई जो उसके अंदर से कोई डिस्कवर समथिंग इन ए वे दैट अदर्स नो व्हाट इट इज़, ताकि दूसरों को पता चल जाए कि खुफिया बात आपने जो ढूंढी है, तलाश की है, डिस्कवर की है, वो दूसरों तक भी उसकी मालूमात पहुँचें।
एक्सपोजिटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपोजिशन, देखें ये बात हम पहले कर चुके हैं, विच इज़ ए नाउन ऑफ एक्सपोज। एन एक्सपोजिटरी ऐसे इज़ ए जोनरा ऑफ राइटिंग, ये तहरीर की एक ऐसी किस्म है, जोनरा काइंड को कहते हैं, टाइप को कहते हैं, विच टेंड्स टू एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, क्लैरिफाई और एक्सप्लिकेट समथिंग इन ए वे दैट इट बिकम्स क्लियर फॉर रीडर्स। वही बात है पिछली वाली ही कि ये किसी चीज़ की ऐसी तशरीह है, ऐसी क्लैरिफिकेशन है जो पढ़ने वाले के जहन में मौजू को क्लियर करती है। देयरफॉर इट कुड बी एन इन्वेस्टिगेशन, एवेल्यूएशन और इवन आर्गूमेंटेशन अबाउट एन आइडिया फॉर क्लैरिफिकेशन। तो इस तरह का मजमून जो है कोई तफ्तीशी मजमून भी हो सकता है, कोई तज्ज़ियाती मजमून भी हो सकता है, या कोई दलाइल पर मबनी मजमून भी हो सकता है, जो मज़ीद जो है वो किसी मौजू को जो है वो वाज़े करता है, किसी आइडिया को, किसी तसव्वुर को मज़ीद वाज़े करने का नाम जो है वो एक्सपोजिशन है। Dear students, as we have discussed the exposition essay and already noted that it has got many kinds and further subcategories of expository essay. Some of them are described here in this section. Expository essay is further divided into 5 major categories, although there are certain other categories as well. The descriptive essay that has already been discussed is also a part of this exposition. A descriptive essay describes something, some place, some experience or some situation through sensory information. ये हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे जो हिस्सियाती तफसीलात के ज़रिए से मुसन्निफ़ जो है वो किसी तजर्बे को, किसी जगह की तफसील को या किसी वाक़े को जो हमारे सामने जो है वो डिस्क्राइब करता है, सीनिक ब्यूटी को पेश करते हुए, सीनिक डिटेल्स को पेश करते हुए। ये प्रोसेस ऐसे, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। ये किसी किस्म के प्रोसेस को शो करने वाली तहरीरें होती हैं, कोई कि किस तरह से किसी काम का अमल जो है, कोई साइंसी अमल, कोई समाजी अमल जो है वो कैसे, जैसे आप मादरत के साथ जैसे आप किसी देखें जनाजे का शिरकत करते हैं तो वो एक प्रोसेस है, उसको आप डिटेल बताते हैं, लिखते हैं, तो वो प्रोसेसिंग है, एक सोशल प्रोसेसिंग दैट इज़ कॉल्ड। कंपैरिजन ऐसे, इसको हम कंपेयर कंट्रास्ट ऐसे के सिलसिले में पहले जिक्र कर चुके हैं। फिर कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे है, जिसमें किसी चीज़ के असबाबो अलल जिसे बोलते हैं आप उर्दू में, असबाबो अलल पर बात की जाती है कि इस चीज़ के असबाब अगर जो है ये होंगे तो उसके असरात जो हैं वो अमली ज़िंदगी पर इस तरह से मुरतब होंगे। जैसे आप जोग्राफ़ी में जो है वो अक्सर आपको इस तरह के आर्टिकल्स मिलते हैं जहां आपको पता वो मौसम के असरात वगैरह, बारिशें, मानसून के असरात वाला मजमून आप अक्सर पढ़ते हैं। तो बेटे वो वाले जो हैं वो उसको हम काज एंड इफ़ेक्ट एसेज कहते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेज इसमें आते हैं कि कोई मसला है उसके हल जो है वो पेश किया जाए। जैसे आजकल गोजरा में आपको पता है वो सीवरेज के पानी का मसला बना हुआ है, उस पर आप कोई मजमून तहरीर करते हैं तो वो आप उसको कहते हैं कि भाई ये हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है। बल्दिया को ये बताना है कि भाई आपके पास शक्कर मशीनें हैं वो लगाएं तो आर्जी तौर पर कम से कम लोगों को गुजरने का रास्ता तो मिले। MCI स्कूल वाली सड़क पे से तो जो है वो शायद कश्ती में भी गुजरना अब मुश्किल हो गया है। तो बहरहाल ये इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे भी इसका एक्सपोजिशन का हिस्सा होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक छोटा सा जो इख्तलाफ है, जो फ़र्क है एक्सपोजिटरी ऐसे में और आर्गूमेंटेटिव ऐसे में, उसको यहाँ बयान किया गया है एक दो जुमलों में। As it is clear that an expository essay is an exposition, explanation, investigation or illustration for the purpose of clarification. Therefore, its tone is often kept neutral. However, in an argumentative essay, a clear position about something is taken before the argument is completed or presented. There is no issue of objectivity or neutrality, that is. देखें यहाँ एक ही नुक्ते में ये बड़ा बुनियादी फ़र्क जो है एक दलाइल वाले मजमून और एक एक्सपोजिशन वाले मजमून में जो है उसे बयान किया गया है। दोनों जो हैं आपको पता है हक़ायक़ पर मबनी मज़ामीन होते हैं। आर्गूमेंटेटिव ऐसे जो है वो भी अभी हम इसका ज़िक्र अगले सेक्शन में इंशाल्लाह करेंगे। तो एक्सपोजिटरी ऐसे जो है
देखें, ये किसी चीज़ को खोल कर बयान करने का नाम है, तशरीह करने का नाम है, इलस्ट्रेशन का नाम है, ताकि मज़ीद जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाए किसी आइडिया की। तो इसलिए जो है मुसन्निफ़ इसमें लिखते हुए जो है वो डाटा देते हुए, तफसीलात देते हुए न्यूट्रल रहता है, बिल्कुल इम्पर्सनल होता है। ताहम आर्गूमेंटेटिव ऐसे में जो है कोई ना कोई साइड लेना पड़ती है कि यहाँ जो है वो दलाइल कि या तो आप फेवर में होते हैं या मुखालफत में होते हैं। तो इसको जो है वो ऑब्जेक्टिविटी की या न्यूट्रलिटी की या इम्पर्सनलिटी की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। तो जो इशू डिस्कस हो रहा होता है आर्गूमेंटेटिव ऐसे में, उसमें आप कोई ना कोई पोजीशन लेते हैं, या आप राइट साइड पर खड़े होते हैं या लेफ़्ट साइड पर खड़े होते हैं। तो यू कैन नॉट टेक बोथ पोजीशंस एट द सेम टाइम, यू हैव टू टेक साइड्स, दैट इज़ टू से। जबकि एक्सपोजिशन में यू टेक नो साइड्स एट ऑल, you are a neutral observer, neutral writer. Dear students, then we come on to the fourth important type of essay, that is persuasive essay, that is convince me type of essay. मुझे कायल कीजिए। कैसे कायल करते हैं भाई? दलील से, मार कुटाई से नहीं, ये दलाइल से कन्विंस करना, अपने व्यू पॉइंट से किसी को कन्विंस करना, तो इसको परसुएड करना कहते हैं। परसुएड, आपको पता परसुएशन जो है, परसुएड किसी को जो है वो महमीज़ करना, उकसाना, प्रोवोक करना, किसी को इम्पीटस देना ताकि वो कोई काम पर जो है वो मायल हो जाए, आपकी तरफ, आपकी राय से जो है वो मुत्तफिक हो जाए। While like an expository essay in its presentation of the facts, the goal of the persuasive essay is to convince the reader to accept the writer's point of view और रिकमेंडेशन। देखें, बिल्कुल एक्सपोजिशन के ऐसे की तरह यहाँ जो है मुसन्निफ़ का जो है यहाँ परसुएसिव ऐसे में जो नुक्ता नज़र होता है, उसका जो मकसद होता है, पर्पज़ होता है ये मजमून लिखने का, वो होता है कि वो पढ़ने वाले को जो है वो कन्विंस कर ले अपने नुक्ता नज़र का, या जो वो तजावीज़ दे रहा है, सजेशन दे रहा है, उनका कायल कर ले। द राइटर मस्ट बिल्ड ए केस यूजिंग फैक्ट्स एंड लॉजिक as well as examples, expert opinions and sound reasoning. एक मुसन्निफ़ जो है, लिहाजा जब अब वो अपना केस पेश करता है मजमून की शक्ल में, तो भाई वो हक़ाइक़ और लॉजिक, अक़ल, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करता है, विज़डम का इस्तेमाल करता है, लिहाजा मिसालें अच्छी वाली चुनेगा। फिर वो कोई एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं, रेफरेंसेस कोट करेगा। फिर उसकी जो दलाइल हैं वो बड़े ही ठोस किस्म के दलाइल होंगे, साउंड रीजनिंग होगी, बेअक्ली की बातें नहीं करेगा। द राइटर शुड प्रेजेंट ऑल साइड्स ऑफ द आर्गूमेंट, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, जिसे हम ब्राइट साइड और डार्क साइड कहते हैं, दोनों पेश करेगा। लिखने वाला किसी चीज़ के फ़वाइद और नुकसानात दोनों बयान करेगा, बट मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड विदाउट एवोकेशन वाई अ सर्टन पोजीशन इज़ करेक्ट। तो भाई वो ये भी दलाइल भी देगा कि इनमें से अब ये अच्छे बुरे नकात जो मैंने पेश किए हैं, फ़वाइद और नुकसानात किसी चीज़ के बताए हैं, उनमें से बेहतर कौन सी चीज़ है। जब वो सजेस्ट करेगा तो ये बताएगा कि मैंने जो पोजीशन ली है, नेकी के साथ खड़ा हूँ तो क्यों खड़ा हूँ, वजह बताएगा। अगर बदी के तरफ खड़ा हूँ तो क्यों खड़ा हूँ। तो ये इसको कहते हैं ए परसुएसिव ऐसे इज़ मेंट टू कन्विंस द टारगेट ऑडियंस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। इस तरह के मज़ामीन जो हैं, अगर आपको याद आए तो ये जिसे हम बलागत वाले मज़ामीन कहते हैं, फसीह व बलीग तकरीर का अंसर इसमें पाया जाता है। इसलिए ये थोड़े से इंथुजियास्टिक भी होते हैं, क्योंकि हमें किसी को कायल करने के लिए जो है मुदल्लल अंदाज़ अपनाना पड़ता है, और ये जो मुदल्लल और ठोस अंदाज़ होता है, इसके बगैर जो अगला कायल नहीं होता है। ये हम वो पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से अगर हम मजमून लिखेंगे कि भाई अगर कोई नहीं ना मान रहा तो उसे गालियाँ दो, गालियों से बात नहीं बन रही है तो दो चार थप्पड़ लगाओ, अगर थप्पड़ों से बात नहीं बन रही है तो कुसुन्ने मारो, अगर कुसुन्नों से भी बात नहीं बनती तो कोई सोटा ले आओ, अगर सोटे से भी नहीं मान रहा ना तो फिर उसको दो चार गोलियां मार दो, कोई नहीं, 30-40 रुपए का खर्चा है। तो ये जो नुक्ता नज़र है, दिस इज़ नॉट परसुएसिव ऐसे, पाकिस्तानी नुक्ता नज़र। परसुएसिव ऐसे holds on to the fact that you have to convince others through your sound reasoning, अकल के ज़रिए से,
फैक्ट्स के ज़रिए से आपने किसी को कायल करना है अपने नुक्ता नज़र का, और यही इसकी खूबसूरती है। इसीलिए इसको परसू ऐसे वैसे कहा जाता है कि कन्विंस मी, अगर आप में हिम्मत है दलाइल देने की, आप में जो है, आपको पता है बेटे ये जो था इस्लामी तारीख़ में इसकी बहुत अच्छी मिसालें आपको मिलती हैं। लोग जो थे वो एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे पब्लिक में कि आओ भाई मुनाजरा कर लें। लफ्ज़ पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये मॉडर्न मीनिंग में नहीं है जिस तरह के मुनाजरे आजकल आपको ये मिल रहे हैं इंटरनेट पर और आपके सोशल मीडिया पर। जो हंगामा आ रही है उसको आप परसों ऐसे नहीं कहेंगे जो आप देख रहे हैं कि आपको एक पार्टी का लीडर अच्छा नहीं लगता तो आप उसकी वो पंजाबी में मैं वो अब लफ्ज़ नहीं कह सकता, बेटियां भी सुन रही हैं, हम उसकी वो कुत्ते खानी करते हैं कि वो फिर जो है ना वो अपनी आइंदा नस्लों को भी बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान में लीडरी बड़ा औखा काम है पुत्र, ये ना करना। लेकिन हमारे पाकिस्तानी लीडर नहीं करते हैं, आपको पता है। ये तो नस्ल दर नस्ल जो है वो सिलसिला जहाँबानी जो है वो जारी है। बहरहाल ये एक ऐसे आपकी अम्यूज़मेंट के लिए था। तो बेटे असल जो परसों ऐसे वैसे हैं, दे आर द राइटिंग्स वेयर we convince others through our arguments, through our presentation of facts, through our sound reasoning, through our intellectual conversation। हम जो अपने जुमले हैं अब उनकी ठोस बुनियाद की बुनियाद पर हम दूसरों को अपने ज़ाविया नज़र, अपने नुक्ता नज़र का कायल करने की कोशिश करते हैं। My dear students, thank you very much for participating in this prolonged session. It was necessary to make it a cohesive sitting. तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका बेहद शुक्रिया इस बार ज़्यादा, क्योंकि ये एक तवील सेशन था और कोशिश की मैंने कि इसको बोरिंग ना होने दिया जाए। लेकिन ये चूँकि इम्तहानी नुक्ता नज़र से बेहद अहम हिस्सा था बेटे, तो इसलिए मैंने इसको इकट्ठा एक ही जगह रखने की कोशिश की है। आप इसको लेसन को 2-3 बार जो है वो गौर से सुने ताकि पॉइंट्स जो हैं वो आपके जहन में क्लियर हों और इम्तहान में आप लिखने के काबिल हो जाएं। तो आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ टाइप्स ऑफ एसेस। टिल देन इट इज़ अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच अगेन।